नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में अब हम हल करते हैं अनसॉल्व पेपर कक्षा 10 वर्ष 2022 का सेट 3 AX और इसका प्रश्न संख्या 5वें का का से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो वीडियो बना है उसमें प्रश्न संख्या 4 तक पूरे के पूरे कंप्लीट करवा चुके हैं और ये जो 5वां सवाल होगा तो आप इसमें देख सकते हैं प्रत्येक खंड 4-4 अंक का होने वाला है ना। और जिसमें 2 सवाल दे दिए हैं जैसे गांव में तो वो 2-2 अंक के हो गए। तो यानी इसका प्रत्येक जो सवाल है वो 4 अंक का रहेगा और आप 4-4 अंक वाले सवालों की अच्छे से तैयारी करिए ताकि कम समय में ज़्यादा स्कोर हो सके। ठीक है, तो ये बात को आप ध्यान में ज़रूर रखें और हम तो एक एक सवाल को हल करवा ही रहे हैं तो अच्छे से अपनी तैयारी करिए और कोई समस्या हो तो आप हमें बोर्ड पेपर के से रिलेटेड जो भी हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका समाधान हम ज़रूर करवाएंगे और करेंगे भी। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 5वें का का से। तो 5वें का का जो है कह रहा है ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y = 2 और 9x - 3y = 6 के अनंतता अनेक हल होंगे। तो इसको हमें रैखिक समीकरण द्वारा हल करना है। तो हल करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दिखा दिए हैं इनको लिख लेंगे। तो जैसे दे रखे हैं पहला 3x - y = 2, ठीक, समीकरण 1। और जो दूसरा है वो है 9x - 3y = 6, इसको 2 दे दिए। अब इनको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि का मतलब हुआ कि हमें ग्राफ बना कर के हल करना है और तब दिखाना है कि इनके अनेक हल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम है जो वो हम समीकरण एक एक करके लेंगे। तो जैसे पहला समीकरण है तो हम इधर क्या करते हैं, समीकरण 1 के लिए सारणी करेंगे, बनाएंगे भाई। तो पहला समीकरण एज इट इज नोट डाउन करेंगे, 3x - y = 2। अब हमें एक चीज़ देखने ये होती है कि गुणांक किसके साथ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये इस चीज़ को विशेष ध्यान दें, क्या किसी के साथ गुणांक है। जैसे यहाँ गुणांक y के साथ कोई नहीं है तो y को इधर रखते हैं, यानी y को हम इधर ले आते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं। तो अगर हम y को इधर भेजें तो ये प्लस का आ जाएगा, y बराबर, अब इधर क्या बचेगा, ये 3x और 2 भी इधर से इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसके लिए बनाते हैं हम सारणी। तो सारणी में हम क्या करेंगे इस तरीके से, अब देखो 1 2 मैक्सिमम मान हम केवल 2 तक निकालेंगे, ज़्यादा समय बचाना होता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऊपर में x रखिए, नीचे में y। अब देखो, अब यहाँ पर हमें y का मान नहीं रखना, y का मान तो अपने आप निकल कर आएगा। मान किसका रखना है, x का। और मान रखने में ही ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है ऐसी कि हम कौन से मान रखें। तो मान हमेशा छोटा रखिए और जिसको कैलकुलेट करने में या ग्राफ में दर्शाने में आसानी हो। ठीक, तो हम मान रखते हैं। अब जैसे 3 है, 3 में यदि x का मान हम 0 रखें तो बताओ 0 छोटा मान है कि नहीं है। ठीक, तो 3 × 0 0 हो जाएगा तो बचेगा कितना, y का मान -2 बचेगा ना, तो माइनस का 2। अब अगर x का मान हम 1 रख दें, x का मान 1 अगर रखें तो देखो 3 × 1, भाई x का मान 1 रखा तो 3 × 1 तो 3 एकम 3, 3 में 2 लेस का 2 बचेगा कितना, 1, ये बन गया। अब इसी तरीके से हम क्या करें, इधर समीकरण 2 के लिए सारणी, 2 के लिए सारणी बना लें। तो पहला जो दूसरा समीकरण है उसको लिख लो, 9x - 3y = 6। ठीक, अब देखो इतने से हमें 3 तो मिल रहा है कामन, तो 3 कामन ले लो तो अंदर बचेगा 3 का भाग 9 में दो तो 3 × 3 = 9 यानी 3,
x माइनस 3 एकम 3 यानी y बराबर 6। 3 को बटे में भेज दो तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 6। मतलब 6 बटे ठीक है, चलो 6/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। या ये जो बना करके समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3 कॉमन लिया था तो 3 दूना 6 होगा। ठीक, 2 ये बना। अब 2 के लिए हम हालांकि एग्जैक्टली सारणी यही बनी है करके, लेकिन यहाँ भी आप चाहो तो बना करके दिखा दो एक बार और, कम से कम समझ में आएगा। ठीक है, तो ये x, इसको y लिखेंगे। अब देखो यहाँ भी हमें क्या करना है, y को इधर भेजे देते हैं, y को इधर भेजे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, y बराबर 3x माइनस का 2 रहेगा। ठीक, अब यहाँ भी क्या करो, x का मान हमें रखना है अपने आप। x का पहला मान रखा 0, ठीक है ना, 0 रखा तो y का मान निकल कर क्या आएगा। अगर हम कुछ बड़ा भी रखना चाहें, जैसे तो x का मान अगर 2 रख दें, चलो हम x का मान इसमें 2 रख के आपको दिखा रहे हैं। ठीक, और सारणी अलग बनाकर इससे दिखाएंगे, लेकिन फिर भी सेम प्रोसेस होगा, देखना। तो x का मान हमने कितना रखा, 2, तो 3 दूना 6 हो गए, 6 में 2 गए, कितना बचेगा, 4 बचेगा। x का मान हमने क्या क्या रखा, जब 2 रखा। अब x का मान हम रख दें 0, चलो इधर 0 रखे दे रहे हैं, तो y का मान कितना आएगा, माइनस का 2। तो कुछ तो सारणी अलग बना दी, ये 2 ये 4, ठीक है ना। तो अब देखो इसके लिए बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम है स्केल। ठीक, ये स्केल है, इसको हम ऐसे क्षैतिज रखेंगे। अब एक हम सीधी ऊर्ध्वाधर नहीं क्षैतिज रेखा खींच रहे हैं। अभी इसकी कोई माप नहीं है, ठीक है, ये समझ लो। अब स्केल को घुमाया इस तरीके से, घुमाने का मतलब है, अब कोई भी रेखा, जैसे ये मान रहे हम, ये जो 7 सेंटीमीटर वाली है, इसको सीधे इसी जो क्षैतिज रेखा खींची है, सीधे रेखा पर ले आते हैं। सीधे रेखा पर ले आए, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली आगे। अब नीचे की ओर भी इससे खींच दो ग्राफ, ये खींच गया। और हाँ, खींचने के बाद चाहो तो भाई नंबरिंग भी कर दो। नंबरिंग करने का मतलब हुआ उठाना नहीं चाहिए, है ना। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक, मैक्सिमम मान 4 तक हैं y के। 1 2 3 4 5, इसको एक बार घुमा करके इधर भी रख के फिर इसकी भी नंबरिंग कर देना है हमें। ठीक, ओ हो, ये फिट हो गई। 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग कर दिया। अब ख़त्म काम। अब क्या कहो, ये ये तो अब देखो ये होता है हमारा धन x अक्ष, ठीक है ना, x अक्ष। ये होता है धन दिशा में y अक्ष। ठीक, ये होता है x डैश अक्ष, और ये होता है y डैश अक्ष। अब इसकी वैल्यू, ये धन दिशा में चल रहा है तो 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5, इधर से -1 -2 -3 -4, और ये -5, फिर -1 -2 -3
-4। अच्छा, ये जो डिस्टेंस लेना है 1 सेंटीमीटर पर लो, ठीक है ना। और ये ऑरिजिन होता है यानी मूल बिंदु, इसके निर्देशांक सदैव लिखिए 0, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो पहला जो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले सारणी में 1 में देखेंगे x का मान 0 तो y का मान कितना है -2। तो x का मान 0 तो y का -2, यानी ये बिंदु कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर करेगा आकर के। और ये जो बिंदु होंगे इनको हम, इन बिंदुओं को चलो बाद में शो कर लेंगे, ठीक। अच्छा 1, 1 तो 1, 1 यानी 1 x का मान देखो, पहले हम पहले जो चलते हैं ना, x का मान पहले मिल रहा है तो x का अक्ष पर चलेंगे तो 1 इकाई या 0 से 1 तक चलेंगे। और y का मान भी 1 आ रहा है तो देखो यहाँ स्केल रखिए ऐसे, 1 यहाँ पर आया तो ये बिंदु यहाँ पर लाई करेगा। तो ये जो बिंदु थे हमारे ये हो गए 0, -2 और ये हो गए 1, 1। ये दोनों बिंदु जहाँ आपस में कट कर रहे हैं ना, उनसे होती हुई एक रेखा आगे बढ़ा दो। तो हमने ये बढ़ा दिया, ठीक। अभी तक यहीं तक बढ़ा, हालांकि ये हम भूल से ये एरो मार्क लगा दिए हैं, लेकिन अभी ना लगाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ सारणी 2 में। दूसरी क्या कह रही है, x बराबर 2 y बराबर 4। तो x बराबर 2 ये और y बराबर 4 ये। तो x अक्ष पर पहले यहाँ से हम यहाँ तक चलेंगे तो ये आ गए x बराबर 2 पर, ठीक। अब देख रहे हैं ये हमने जो रेखा रखी ली पटरी, वो सीधे कहाँ ले आए, इसे 2 बिंदु पर। और जो सेंटर लाइन है ना, सीधे लाइन पर लाइन है। तो 1, 2, 3, 4 यानी ये कहाँ पर आई, लगभग देख सकते हैं ना, ये यहाँ पर इसी रेखा पर ही आ रहे हैं ये बिंदु, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं अच्छे से, इसीलिए हम ये बिंदु कौन से हुए, 2, 4 और अगला 0, -2। तो 0, -2 तो यहीं पर मिले, ठीक। तो इसी को हम इसी में दिखा शो कर दे सकते हैं कि डबल लाइनें हैं, ठीक है ना। एक ये एरो मार्क, एक ये, एक इधर भी लगाना चाहो तो लगा दो कि हाँ डबल एरो मार्क है। तो इसका मतलब जब ये रेखा पर रेखा बने, ठीक है ना, जब रेखा पर रेखा जाए तो ये रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती। और ये दोनों रेखाएं किसके लिए हैं, x बराबर यानी इसी में 3x माइनस y बराबर 2 के लिए भी। और यही रेखा जो है यही बनी है यहाँ करके 9x - 3y बराबर 6 के लिए भी ये बने। तो ये हमें दिखाना था सवाल में कि ग्राफी विधि द्वारा दिखाई कि रैखिक समीकरण अनंतता अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि इस वाले कॉलम में लिखे दे रहे हैं, चाहे इधर लिख दें तो हम यहाँ दिखाई देते हैं, चूंकि रेखाएं संपाती हैं, इसलिए समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे, ठीक होंगे, ये कटा है। अब अनंतता अनेक हल होने का मतलब है कि हर एक बिंदु, अगर कोई इस समीकरण का बिंदु है जो होंगे वही इस समीकरण के भी होंगे, तो इनके अनेक हल तो होंगे ही होंगे, कदम कदम पर हल ही हल मिल रहे हैं ना। तो इसलिए ये अनंतता अनेक हल होंगे। तो अब इसका जो अगला नंबर है खा, वो देखेंगे, ठीक है।
अब देखेंगे सवाल नंबर प्रश्न संख्या 5 का खा। 5 का खा देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 7.8 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित कीजिए, रचना का औचित्य भी दीजिए। ये कहा है सवाल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ये जो रेखाखंड है इसको हम 7.8 सेंटीमीटर का खींचे हैं, ठीक है। इसके बाद अब जो रही बात मेन, वो क्या करना है, 3:4 के अनुपात में विभाजित करना है। तो सबसे पहला काम इधर देखो, 3 + 4 बराबर कितना होगा, 7, ठीक है। इसको ध्यान देना है। अब यहाँ बी से या सी से, जहाँ से आपकी इच्छा हो, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं, चाहे वो ऊपर को खींच लो चाहे नीचे को। तो आज हम नीचे रचना के चरण लिख देंगे और ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ठीक। तो ऊपर की ओर कोई उसकी माप नहीं है, बस ये बस ऐसे ध्यान रखना कि न्यून कोण बना रही हो। तो ये हमने न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दी, ठीक। अब ये बी होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो 3 + 4 की 7 आया, इसका मतलब ये है कि 7 अब हमें इसके बराबर भागों में बांटना होगा। ये जो न्यून कोण वाली रेखा है ना, इसको बराबर 7 भागों में हम बांटेंगे। बांटना का मतलब है कि यहाँ पर प्रकार की नोक रखी और चाप मारते चले जाएंगे। अब देखो यहाँ इसको 7 बराबर भागों में हमने बांट दिया। इस रेखा का नाम दे देते हैं bx। तो अब इसको पहले वाले भाग को b1, इसको b2, इसको b3, b4, b5, b6, b7, ठीक। ये हमने कर दिया। अब ये जो b7 है ना, इसको क्या करो, 80 से मिला दो इस तरीके से, ठीक है ना। आप देख सकते हैं b7 को हम मिला रहे हैं c से, मिला दिया। अब और एक बात ध्यान रखो, जैसे ये यहाँ का 7.8 लंबी रेखा को 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो ये जो 3:4, देखो 3 बड़ा यानी अंश बड़ा छोटा है, मतलब कहने का। तो यदि अंश छोटा है तो इसका मतलब है कि जो चित्र होगा ना, वो वास्तविक चित्र से छोटा ही बनेगा। इस बात का ध्यान रखिए। अब आगे क्या करना है, अब जो b7 है वहाँ से क्या करेंगे, माप लेते हैं कि कोण ये कितना बन रहा है, ठीक। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से ये माप रहे हैं, ये कोण काटा, ठीक। अब जितना ये कोण कटा उतना ही हमें कितना काटना है, 3:4 में काटना है। यानी इधर वाला भाग हमें 3 जोड़ना, कि b1, b2, b3 है ना, तो 3:4 में। तो b3 से, b3 पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक कोण यहाँ भी काटेंगे, जितना उधर था उतना ही इधर भी। अब देखो चाप मार दिया। अब क्या करना है, अब हमें इधर से, ठीक है ना, चूंकि हमने आज ऊपर को बना दिया है, जो कि थोड़ा सा मामला भिंडी सा लगता है, लेकिन बन गया, चित्र तो बन गया। तो अब क्या किया जाए, अब देखो इसको ऐसे माप लेना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा पॉइंट जो है ना, अब देखो लगभग ठीक है ना, ठीक। अब प्रकार की नोक रखो यहाँ जहाँ ये चाप काटा है, ठीक है, और इसको ऐसे कर दो। अब जहाँ ये चाप काट रहे एक दूसरे को, वहाँ से होती हुई एक रेखा आगे खींच दो। ये ठीक खींच गई। अब इसको नाम दे दो, चलो डी दे देते हैं, ठीक, डी दे दिया। अब रचना के चित्र बन गया। अब हमें लिखना है रचना के चरण। तो रचना के चरण हम लिखे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर रचना के चरण हमने लिख दिए, जैसे जैसा जैसा करते गए उसी के अनुसार ये सबसे पहले लिखा। जैसे सर्वप्रथम बेसी, ये कितने का कितनी माप थी, 7.8 सेंटीमीटर थी। यहाँ से
यहाँ तक की दूरी, ठीक है ना, 7.8। तो वही लिखा 7.8 सेंटीमीटर का एक आधार खींचा, आधार या रेखा खंड लिख देते, BC खींचा, ठीक। उसके बाद क्या कि बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींची, ये खींची थी तो ये लिखा। इसके बाद क्या किया था, BX को बराबर 7 भागों में बांटा, तो ये बराबर 7 भागों में बांटा था, ठीक। इसके बाद B7 को C से मिलाया, यानी B7 जो था उसको C से मिला दिया, ठीक। फिर B7C के समांतर एक रेखा B3D खींची, ठीक है ना, इसी के समांतर तो ये रेखा खींची है, और समांतर रेखा खींचने का ये प्रोसेस होता है, ठीक। यही B3D ही BC को 3:4 में विभाजित कर दिया था, यही अभीष्ट रचना है। तो देख रहे ना, ये 3 और ये 4 का अनुपात हो गया। अब बचा, जैसा कि सवाल में कहा है, रचना का औचित्य। ये देखिए, रचना का औचित्य भी दीजिए, ठीक है ना। तो रचना का औचित्य क्या होगा, इसको ज़रा समझिए। तो हम ले लेते हैं, देखो चूंकि हमें ये पता है कि ये जो B3D है और ये समांतर है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चूंकि B3D समांतर कौन कौन से हैं, B7C, इसलिए ये क्या हो जाएगा, BD अपान CD होगा, CD बराबर, इधर से क्या आएगा, B3 अपान, ये क्या हो जाएगा, B3 और ये बराबर किसके हो जाएगा, समानुपाती होते हैं, यानी, और ये थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लिख रहे हैं ना, कारण में दे सकते हैं, थेल्स प्रमेय से हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, थेल्स प्रमेय से हुआ है, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 3/4 के, और यही तो प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक। तो ये अच्छे से समझ में आई होगी आशा है। तो अगला सवाल अब देखेंगे, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल, यानी प्रश्न संख्या 5 का गा 5, तो 5 का गा क्या कहता है, कह रहा है फर्स्ट में 2 cos 58 अपान साइन 32 माइनस √3 और cos 38 cos 52 अपान tan 15 tan 60 इंटू 10 75 को सरल कीजिए। तो ये कहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल को इस तरह से नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए, जब भी सवाल दिए हो ऐसे, ठीक है, और सरल सरल करने को कहे, तो आप ये देख सकते हैं कि क्या दोनों को ऊपर नीचे या अगल बगल जो भी दिए हैं उनको जोड़ने पर टोटल 90 आ रहा है। तो जी हाँ, इनका भी और इसका भी, ठीक है ना। तो इनको कुछ अब देखिए, तो किसी ना किसी को हमें 90 माइनस थीटा में ज़रूर बदलना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू, ठीक। अब देखो cos 50 जो है उसको हम लिख लेते हैं cos 90 माइनस, अब देखो 90 में कितना घटा दें कि 58 बचे, तो 32 घटा दो, तो 32 बटे साइन 32 नीचे लिखा ही है, साइन 32 ये बंद, ठीक। फिर माइनस है, माइनस लगा दो, √3 लिखा है तो √3। अब इसमें जो मान हो ये देख लो, सारणी में किसका मान है, तो उसको सबसे लास्ट में लिख लो जा करके, ठीक है। तो इधर आ जाओ, cos 38 इंटू cosec 50 को इसको चेंज कर लो, तो इसको हम लिखेंगे cosec 90 माइनस 38 क्यों, 90 में 38 लेस कर दो तो 52 ही बचेगा, अपान, देखो tan 15 इंटू tan 75 को इसको बदल लो, tan 90 माइनस 15, 90 में 15 लेस कर दो तो 75 ही बचेगा, ठीक है ना, और इंटू, ठीक, बटे में ये tan 60 है, इसको लिख लो
tan 60। ठीक, अब देखो आगे इसको 2, अब देखो cos 90 माइनस थीटा होता है क्या, साइन थीटा, तो थीटा के स्थान पर कितना है 32 अपान साइन 32 माइनस √3 इंटू, देखो cos 38 है, लिख लो cos 38 इंटू cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो सेक 38 हो जाएगा अपान इधर से tan 15 जो है एज इट इज लिख लो, और tan 90 माइनस थीटा होता है काट थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है 15, और अपान में ये है tan 60, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 से ये √3 कैंसिल आउट, तो अब ये भी कैंसिल आउट, तो ये इधर बचेगा 2 × 1 माइनस, अब देखो cos 38 इंटू सेक 38 है, तो इसको cos में चेंज कर लो तो 1 अपान cos 38 हो जाएगा, अपान नीचे को भी tan 15 इंटू, देखो काट 15 का उल्टा यानी 1 अपान tan 15, tan से tan भी कैंसिल, 38 से 38 भी, ठीक, तो ये क्या जाएगा 2 माइनस इधर से देखो 2 × 1 2, और ये इन सबका कट के कितना 1 आएगा, तो ये बराबर 2 - 1 बराबर 1, इसका आंसर जो है ना वो ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसी का सेकंड नंबर भी, अब ये भी धांसू सवाल है, इसका सेकंड नंबर ये दिए हैं और कहा इसका मान ज्ञात किया है, tan 1 tan 2 tan 3 tan 50 45 tan 88 tan 89 ये दिए हैं। जब भी अब इस तरीके का सवाल हो तो हमें देखना है कि किनको किनको हम एक साथ रखें कि जिनका टोटल 90 हो जाए, तो अगर tan 1 और tan 89 को रख दें, tan 2 और tan 88 को, इसी तरीके से tan 3 को और tan 87, क्योंकि डाट डाट है तो वो भी मिलेगा आगे, है ना, तो ऐसे हमें रखना है, तो हम रखेंगे tan 1 ठीक इंटू tan ये क्या 89 ठीक, इनको एक ब्रैकेट में, और इनको tan 2 और tan 88 ये एक साथ, अब ज़्यादा नहीं, अब tan 3 और tan 87 इसी तरीके से रहेगा, और हम क्या अब इधर थोड़ा लास्ट में tan 44 और tan 46 इनका भी टोटल कितना 90, और इधर से चलो अब इंटू tan 90 होगा, अब बचा ये 45 को भी लिख लो tan 45, क्योंकि इनका tan 45 दो बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, इतना ही लिख लो tan 45 ठीक। अब समझते चलना भाई, ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, कुल मिला के 90 का टोटल में आ जाए ऐसे लिखा, अब देखो एक को बदल लो, एक तो ये रहेगा, इसको बदल लो 90 माइनस में, तो जैसे tan 1 ठीक, फिर दूसरे वालों को तुरंत बदल लो tan 90 माइनस, अब कितना घटा दिया, लेकिन 89 बचे तो एक घटा दो, ये आ गया, इधर से tan 2 और इसको बदल लो tan 90 माइनस कितना लेस कर दो 2 कर दो, तो इतना आ जाएगा, और डॉट 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 इधर से tan 44 एज इट इज, और इसको बदल लो tan कितना लेस करें 90 में 90 माइनस 44, और tan 45 का मान क्या कितना होता है 1, उसका पुट कर दो, तो अब देखो tan ये 1 डॉट tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है काट थीटा, यानी काट 1 ठीक है, ये एक ब्रैकेट में कर लो, इधर से tan 2 और ये tan, देखो tan 90 माइनस थीटा होता है काट 2, और डॉट डॉट tan 44 डॉट डॉट का मतलब इनके बीच में यही सीरीज चल रही है ना, इंटू ये काट 44 हो जाएगा। अच्छा अब देखो tan
1, और काट को इसको 10 में चेंज करूँ तो 1/10 1 आएगा। अब देखो इंटू 10 2 इंटू काट 2 को चेंज करो तो 1/10 में 10 2 डॉट डॉट इधर से 10 44 इंटू काट 44 को चेंज करो 1/10 44, तो 10 44 से 10 44 10 2 22 और ये 1 से 1, तो सबका अगर हम देखा जाए तो गुणा कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 ही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये दोनों ही सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अब अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, और ये हमें दैनिक व्यय दिए है रुपयों में, और ये है परिवारों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दैनिक व्यय इसको लिखते हैं, ये है वर्ग अंतराल। ठीक, और ये जो परिवारों की संख्या ये हो जाती है हमारी बारंबारता। ठीक, तो अब देखो दैनिक, और क्या क्या पद विचलन विधि द्वारा भोजन पर हुए दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात कीजिए। पद विचलन विधि से ही ज्ञात करना है। तो पद विचलन विधि क्या होती है, जिसमें हम यू तक मान निकालते हैं। ठीक, तो कोई भी अगर इस तरीके से वर्गीकृत आंकड़े हैं तो उसके लिए मध्यमान निकालना तो जरूरी होता ही है, लेकिन ये लघु विधि कहता है तो हम केवल मान डी तक निकालते हैं। जब पद विचलन कहते तो यू तक निकालना होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो बारंबारता है इसको एफ मानते हैं, मध्यमान को एक्स मानते हैं। तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है, या तो आप 100 और 150 के बीच में क्या आएगा, 125। अब देख लो सबके बीच का अंतर कितना है, 50 का है, तो 50 करते चले जाओ तो 175। अब इधर 225, अब इधर से 275 और इधर से 325, ये आ गया मध्यमान आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, केवल इन सब में एक का निकाल लिया। 100 और 150 के बीच कितना है, 125 आएगा, बस 50 से करते चले गए। अब मध्यमान आ गया। अब इस d बराबर एक्स माइनस ए, तो ये x क्या होता है, x प्रत्येक मध्यमान को x कहा जाता है। ठीक, अब एक ए का क्या होगा, तो देखो 1 2 3 1 2 3, नीचे से अगर हम या ऊपर से जहाँ से आपकी इच्छा हो ए मान लो बीच वाले पद को। ठीक, इसको हमने ए मान लिया। अब जब ए मान लिया तब क्या करो, डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए, तो ये प्रत्येक पद एक्स है, तो पहला एक्स 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 कितना है 125, 125 में एक लेस करूँ तो कितना बचेगा, माइनस का 100, 125 में 225 तो माइनस का 100, फिर 50 50 का अंतर तो ये माइनस का 50, ये फिर 0, ये 50 और ये 100। अब u बराबर क्या होता है, डी अपान एस, तो पहला डी कितना है -100, तो -100 में यदि हम अंतर कितना है 50 का है तो भाग दे दें एच से, तो कितना आएगा माइनस का 2, फिर ये माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, ये आएगा। अब क्या होगा एफ यू, तो पहला एफ यानी ये जो बारंबार है एफ कहते हैं, तो 4 का गुणा 2 में तो -4 दूना 8, 5 का गुणा 1 में तो -5 एकम 5, 12 का गुणा 0 में तो 0, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 का गुणा 2 में। ठीक, अब ये जो आया इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ यू बराबर, ऐड कर लो 8 4 2 6, 8 5 13, 13 में 6 लेस का 2 बचेंगे कितना माइनस का 7, और इधर से ऐड कर लो तो ये आएगा सिग्मा एफ बराबर 25। ये तो हालांकि सवाल में ही दे रखे हैं 25 परिवारों। ठीक, तो अब हमसे क्या पूछा है, ये द्वारा भोजन पर हुए दैनिक व्ययों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ठीक है ना, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं माध्य व्यय, माध्य व्यय पूछा है ना, तो माध्य व्यय बराबर समांतर माध्य का ये सूत्र लगा देना है। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र जब इस तरीके से आंकड़े हों तो हम क्या लिखते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, क्योंकि एच को बी यू जो मिला है ना तो ये सूत्र लगेगा, अगर लघु विधि से करते तो केवल यहीं तक करते। ठीक, अब देखो ए का मान कितना है 225,
प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है -7 अपान सिग्मा एफ का 25 इंटू एच का मान इन सबके बीच का अंतर होता है यानी कितना है 50 का 25 से कम 25 25 दून 50 तो ये आ जाएगा 225 -7 दूना 14 तो लेस कर दो तो ये आ जाएगा 211 और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो अब देखेंगे हम अगला। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो सवाल होंगे बचे हुए वो अगली वीडियो में बताएंगे। और ये पद विचलन विधि सबसे सरल और आसान विधि होती है, तो इस विधि को ही अपनाएं ज़्यादा, हम तो यही कहेंगे। ठीक है, यदि सवाल में किसी पर्टिकुलर विधि सिखाए तो आप वैसे करें। तो अब बाकी के जो सवाल होंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे, तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।